गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्टडीज़। आज हम इस वीडियो में क्लास 7th का साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 8 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। टू प्रोड्यूस इट्स काइंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो देखिए, जितने भी जीव जंतु होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, उनमें कुछ खास बातें होती हैं। जैसे कि हमें पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं मूव कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ब्रीथ करते हैं। इसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक और ख़ास बात होती है रिप्रोड्यूस करने की, यानी अपनी ही जैसी चीज़ को बनाने की। इसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस इन क्लास 6। आपने ये टॉपिक जो है क्लास 6 में भी पढ़ा होगा। The production of new individual from their parents is known as reproduction। तो देखिए रिप्रोडक्शन की यहाँ पे डिफाइन लिखी गई है, डेफिनेशन है रिप्रोडक्शन की, क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। यानी नए इंडिविजुअल का मतलब होता है कोई भी सिंगल ऑर्गेनिज्म, उसका जन्म होना अपने पेरेंट्स से, उसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। इसे हम हिंदी में जनन बोलते हैं। बट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस? अब क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है, वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच वी शैल लर्न इन दिस चैप्टर। तो देखिए, अलग अलग तरीकों के द्वारा रिप्रोडक्शन के अलग अलग तरीके होते हैं प्लांट्स में, जो वो जिसकी वजह से जो है वो नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर पाते हैं। उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी जनन के तरीके, रिप्रोडक्शन के अलग अलग जो मेथड्स होते हैं उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। इन क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो देखिए, क्लास 6 में हमने पढ़े थे जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट मतलब ऐसा प्लांट जिसमें फूल आता है, तो उसके हमने अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, जैसे सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टिल, कार्पेल। ये सभी जो होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट जो होता है उसके पार्ट्स होते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं क्लास 6 में। ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड राइट द फंक्शंस ऑफ ईच। तो इसमें हमसे कहा गया है आप जो प्लांट है उसके अलग अलग पार्ट्स को जो है डिटेक्ट कीजिए और उनके एक एक जो है फंक्शंस के बारे में लिखिए, यानी हर पार्ट का अपना अपना कार्य होता है, उसको आप नोट कीजिए। मोस्ट प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं ना उनमें हमें देखने को मिलती हैं रूट्स, स्टेम और लीव्स। These are called the vegetative part of plant। तो आपको पता होना चाहिए ये जो पार्ट्स होते हैं जैसे कि रूट, स्टेम और लीव्स, इन्हें ही हम किस नाम से जानते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स। किसके? प्लांट के। तो आपसे कोई भी अगर क्वेश्चन पुटअप करता है नेम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, तो आप क्या कहेंगे? रूट, स्टेम एंड लीव्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर। तो ये कहता है जब जो प्लांट्स होते हैं जब उनका जो है थोड़ी सी जब उनकी ग्रोथ हो जाती है, यानी कोई लिमिटेड जब पीरियड होता है उनका ग्रोथ का, ग्रोथ में क्या होता है ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं ना उनमें फ्लावर आने लग जाते हैं। यू मे हैव सीन द मैंगो ट्रीज फ्लावरिंग इन स्प्रिंग। आपने देखा होगा जो आम के पेड़ होते हैं उनमें फ्लावर्स कब आते हैं? स्प्रिंग के सीजन में। It is these flowers that give rise to juicy mango fruit we enjoy in summer। तो आपको पता होना चाहिए जो ये फ्लावर होते हैं जो स्प्रिंग के सीजन में मैंगो के पेड़ में आते हैं, वही जो फ्लावर्स हैं वो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? जूसी मैंगो फ्रूट में, जिनको हम एंजॉय करते हैं गर्मियों के मौसम में। तो आपको समझ आया कुछ यहाँ से? क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो फ्लावर्स होते हैं ना मैंगो ट्रीज के, वही किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? जूसी मैंगो फ्रूट में। वी ईट द फ्रूट्स एंड यूजुअली डिस्कार्ड द सीड्स।
तो देखिए बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं, उनके क्या करते हैं हम, जो बीज होते हैं फ्रूट को खाने के बाद उसके बीज को हम यूजुअली क्या करते हैं, फेंक देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। सीड्स जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स। अब क्या होता है, वही जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट करते हैं, यानी जर्मिनेशन के पीरियड में जाते हैं और उन्हीं से क्या होता है, नए प्लांट्स जो होते हैं वो बन जाते हैं। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन प्लांट्स। तो अब यहाँ से क्वेश्चन हमारे मन में पुट होता है, जो फ्लावर्स होते हैं ना उनका क्या काम होता है प्लांट्स में। तो आगे देखिए लिखा है, फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। देखिए कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है फ्लावर परफॉर्म करते हैं। फ्लावर्स जो है रिप्रोडक्शन का काम करते हैं प्लांट्स में। ओके, आगे देखिए, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट। अभी जस्ट हमने पढ़े थे वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से थे। तो देखिए वेजिटेटिव पार्ट हमारे कौन कौन से थे, रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, ये थे वेजिटेटिव पार्ट। अब यहाँ पे क्या लिखा है, रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है, फ्लावर्स। जो प्लांट होता है, ट्री होता है, उसके अंदर मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट हम किसको बोलते हैं, फ्लावर्स को, क्योंकि फ्लावर्स ही जो है रिप्रोडक्शन के काम को परफॉर्म करते हैं। आगे देखिए, There are several ways by which plants reproduce their offspring। ठीक है, अलग अलग तरीके होते हैं जिनके द्वारा जो है प्लांट्स अपने ऑफस्प्रिंग को बनाते हैं। अब ये ऑफस्प्रिंग वर्ड क्या होता है, ऑफस्प्रिंग होता है न्यू जनरेशन। जो प्लांट की जो है न्यू जनरेशन बनती है उसी को हम ऑफस्प्रिंग के नाम से पुकारते हैं। साइंस में ये एक नया वर्ड आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो प्लांट्स अपने ही जैसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं अलग अलग तरीकों से। अब पढ़ते हैं वो तरीके क्या क्या होते हैं। दीज आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स। तो जो ये मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स के अंदर वो 2 तरीके से होता है। एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब आपको समझ में आ गया व्हाट आर द 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। द 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आगे पढ़ते हैं। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स। तो देखिए अब हम दोनों के डिफरेंस पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो है प्लांट्स जो होते हैं वो नए प्लांट को बनाते हैं बिना बीज के इन्वॉल्वमेंट के, यानी कि बीज का वहां पर कोई रोल नहीं होता। ओके, इसको हम इंग्लिश में किस तरीके से लिखेंगे, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स। ठीक है, अब पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। तो देखिए लिखा है, वेयर एज, जबकि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स। तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नए प्लांट्स जो बनते हैं वो किससे बनते हैं, बीज से। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बीज का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। आगे देखिए यहाँ पे एक बॉक्स में क्या लिखा है, ये पहेली है। तो पहेली क्या सोचती है, पहेली थॉट दैट न्यू प्लांट्स ऑलवेज ग्रो फ्रॉम सीड्स। पहेली सोचती है कि जो नए प्लांट है वो हमेशा सीड से बनते हैं, बट शी हैज़ नेवर सीन द सीड्स ऑफ शुगर केन, पोटैटो एंड रोज। लेकिन वो सोचती है कि उसने तो कभी भी शुगर केन और आलू और जो रोज होता है उसके बीजों को कभी भी नहीं देखा। शी वॉन्ट्स टू नो हाउ दीज प्लांट्स रिप्रोड्यूस। अब उसके मन में ये जानने की इच्छा है कि किस तरीके से जो है शुगर केन, पोटैटो और रोज का प्लांट जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी अपने ही जैसे प्लांट को बनाते हैं। ओके, क्योंकि बीज तो होता नहीं है उसमें और इसने देखा नहीं है बीज उसका, तो इसीलिए ये सोचती है कि मैं भी ये जानूं कैसे ये प्लांट्स में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम एक एक करके दोनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला रिप्रोडक्शन का मोड हमारा क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। तो यहाँ पे फिर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लिखी है कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो नए प्लांट्स बनते हैं वहाँ पर सीड्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, यानी नए प्लांट्स बनेंगे बिना बीज के प्रोडक्शन के। ओके, अब सबसे पहला हम इसका टाइप पढ़ते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओके, अब देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता क्या है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप होता है इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड बड्स।
अभी जस्ट मैंने आपको बताया था वेजिटेटिव पार्ट्स के बारे में। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? रूट, स्टेम और लीव्स। अब देखिए यहाँ पर एक और पार्ट लिख दिया है वेजिटेटिव पार्ट, जो कि है बड। तो इन चारों पार्ट से अगर नया प्लांट बनता है तो वहां पर जो है कौन सा प्रोपगेशन कहा जाता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यानी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट का इन्वॉल्वमेंट करके अगर हम नए प्लांट जो है उसकी प्रोडक्शन देख रहे हैं तो वहां पर हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन टाइप होता है। और ये किसका टाइप है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का। सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, इट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी हमें गिवन है, एक्टिविटी पढ़ते हैं 8.1। कट अ ब्रांच ऑफ रोज और चंपा विद अ नोड। अब आपने क्या करना है, एक जो रोज है या फिर अगर आपके पास चंपा का जो प्लांट है तो आपने क्या करना है, उसकी टहनी को काटना है। और किसके साथ काटना है? नोड के साथ में काटना है। दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म्ड अ कटिंग। तो हम बोल देंगे, जो हम टुकड़ा लेंगे ना उसको हम बोल देंगे कि ये हमने एक कटिंग ले ली है। ओके, रोज प्लांट की या फिर चंपा प्लांट की। बरी द कटिंग इन द सॉइल। अब आपने क्या करना है, उस कटिंग को जो है मिट्टी में थोड़ा सा बो देना है, मतलब कि डाल देना है। अ नोड इज अ पार्ट ऑफ द स्टेम ब्रांच एट विच अ लीफ अराइजेज। अब आप सोच रहे होंगे ये नोड क्या होता है? तो देखो यहाँ पे लिखा है नोड जो है स्टेम का या ब्रांच का वो हिस्सा होता है जहां से लीफ जो है वो एराइज होती है, यानी लीफ की जो है बनना जो है वो शुरू होती है। लीफ जहां से अटैच होती है ना प्लांट के साथ, तो उस पार्ट को क्या बोलते हैं? हम नोड बोलते हैं। वाटर द कटिंग एवरी डे। अब आपको क्या करना है, आपने उसको मिट्टी में तो डाल दिया कटिंग को, कटिंग हमने नोड के साथ लेनी है, ये आपको ध्यान रखना है। आपने उस कटिंग को डेली पानी देना है एंड ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ। और आपने डेली क्या करना है, उसकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, कि क्या उसमें कोई चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज टेकन फॉर रूट्स टू कम आउट। अब आपने देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है और रिकॉर्ड करना है कि कितना समय लगेगा उस कटिंग को जो है उसमें रूट्स आने के लिए। ठीक है, उसमें जड़ें आएंगी ना, जड़ें जो है हमें धीरे धीरे देखने को मिलेगी। तो आपको ये नोट करना है कि कितने दिन के बाद जो है उसमें रूट्स की जो ग्रोथ आपको देखने को मिली। एंड न्यू लीव्स टू अराइज। तो आपने देखना है उस जो हमने जो कटिंग ली थी उसमें पत्ती आने में कितना समय लगा और जड़ें आने में कितना समय लगा, आपको उसे नोट करना है। ट्राई द सेम एक्टिविटी बाय ग्रोइंग मनी प्लांट इन अ जार ऑफ वाटर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब आपने क्या करना है, यही सेम एक्टिविटी आपने मनी प्लांट के साथ भी करनी है। मनी प्लांट को जो है आपने ग्रो करना है एक पानी के बर्तन में। ठीक है, और उसमें भी आपको यही ऑब्जर्वेशन नोट करनी है कि उसमें जो है रूट्स और जो लीव्स आने में कितना समय लगा। अब देखिए यहाँ पे एक फिगर गिवन है, तो फिगर में साफ साफ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नोड जो है वो कौन सा पार्ट है, ये नोड है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये आपको देखने को मिलेगा ऊपर, ये क्या है, हमारा बड इन द एक्सिल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमें स्टेम कटिंग दिखा रखी है रोज की। नेक्स्ट देखिए, यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इनटू फ्लावर। तो आपने देखा होगा जरूर कि जो फ्लावर की जो बर्ड्स होती है ना, उनमें से बाद में क्या चेंज होकर के बनता है, फ्लावर। जो कली होती है उसे ही हम इंग्लिश में बर्ड कहते हैं, फूल की कली। ओके, बाद में उससे क्या बन जाता है, फ्लावर जो है वो बन जाता है। जैसे ही वो कली धीरे धीरे बड़ी होती जाती है तो इट कन्वर्टेड इनटू फ्लावर। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स देयर आर बर्ड्स इन द एक्सिल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोड। तो देखिए क्या लिखा है, फ्लावर बर्ड्स के अलावा कुछ बर्ड्स जो होती है वो एक्सेल में भी होती हैं। अब ये एक्सेल क्या होता है, एक्सेल होता है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोड। यानी लीफ का जो है पॉइंट, जहां से लीफ जो होती है नोड के साथ कनेक्ट होती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं एक्सेल। ठीक है, ऑफ लीव्स विच डेवलप इनटू शूट। कहता है फ्लावर बर्ड्स के अलावा कुछ ऐसी बर्ड्स भी होती हैं लीव्स में जो बाद में शूट में कन्वर्ट हो जाती है। यू नो व्हाट इज शूट, शूट क्या होता है और रूट क्या होता है।
दो तरह के सिस्टम हमने पढ़े थे, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम होता है जो मिट्टी के नीचे वाला जितना भी पार्ट होता है प्लांट का, उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम, और जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है प्लांट का मिट्टी से, उसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम। ठीक है, उसके अंदर हमारी ब्रांचेस होती है, लीव्स होती है, फ्लावर होता है, फ्रूट होता है, ये सारे जो पार्ट जो ऊपर की तरफ हमें देखने को मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं शूट। ठीक है, तो कुछ ऐसी बड्स भी होती है लीव्स की जो बाद में शूट में कन्वर्ट हो जाती हैं। इन्हीं बड्स को हम बोलते हैं वेजिटेटिव बड्स। ओके, वो बड लीव्स की जो बाद में शूट में कन्वर्ट हो जाती है उनको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव बड्स। अब पढ़ते हैं इस बड के जो है क्या क्या इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है, क्या क्या इसके पार्ट होते हैं। अ बड कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट स्टेम अराउंड विच इमैच्योर ओवरलैपिंग लीव्स आर प्रेजेंट। तो आपने कली जरूर देखी होगी प्लांट के अंदर। हम क्या देखते हैं, कली के अंदर क्या होता है, एक छोटी सी स्टेम होती है और उसके चारों तरफ क्या होती है, बिल्कुल कच्ची कच्ची छोटी छोटी जो है ना ओवरलैपिंग लीव्स हमें देखने को मिलती है। यानी जो छोटी छोटी पत्तियां होती है वो एक दूसरे के ऊपर जो है लिपटी हुई होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? कली कहते हैं, यानी बड कहते हैं। वेजिटेटिव बर्ड्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। तो देखिए जो ये वेजिटेटिव बर्ड्स होती हैं इनसे भी जो है नए प्लांट्स को जन्म दिया जा सकता है, मतलब कि इससे नया प्लांट जो है बनाया जा सकता है। आगे देखिए, एक और हमें एक्टिविटी दे रखी है 8.2 एक्टिविटी। टेक अ फ्रेश पोटैटो। आपने क्या करना है, एक ताज़ा जो है आलू लेना है। ऑब्जर्व द स्कार्स ऑन इट विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब आपने क्या करना है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेना है। ठीक है, उसमें से हमने क्या देखना है, उसमें से स्कार्स देखने हैं। ठीक है, अब ये स्कार्स क्या होते हैं? स्कार्स होते हैं छोटे छोटे, है ना, उसमें एक हम बोलते हैं आईज निकल आई हैं। ठीक है, बाल टाइप के होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्कार्स। यू मे फाइंड बड इन दैम। आपको देखने को मिलेंगे उस आलू के जो पीस हमने लिया है, आलू का फ्रेश पोटैटो लिया है, उसमें हमें देखने को मिलेगी बड। इन्हीं स्कार्स को हम आईज बोलते हैं। कट द पोटैटो इनटू स्मॉल पोर्शन ईच विद एन आई। अब आपने क्या करना है, आलू को जो है कुछ पोर्शंस में कट कर लेना है, और हर एक जो पार्ट आप काटेंगे ना उसमें वो आई का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड बरी देम इन द सॉइल। फिर आपने क्या करना है, आई के साथ में जो आपने एक आलू को कट किया है उसको आपने मिट्टी में दबा देना है। वाटर द पीसेस रेगुलरली फॉर अ फ्यू डेज एंड ऑब्जर्व देयर प्रोग्रेस। फिर आपने क्या करना है, रेगुलरली कुछ दिनों तक उसमें जो है पानी देना है, एंड ऑब्जर्व देयर प्रोग्रेस। और वहाँ पर भी आपने क्या करना है, उसकी प्रोग्रेस जो है उसके अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, मिट्टी में डालने के बाद जो चेंजेस देखने को मिलेंगे उसको आपने अच्छे से ऑब्जर्व करना है। अब आगे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट डू यू फाइंड। आपको क्या देखने को मिलेगा और आपने क्या वहाँ से पाया। देखिए आपको यहाँ पे फिगर में देखने को मिलेगा पोटैटो प्लांट स्प्राउटिंग फ्रॉम एन आई। तो पोटैटो का जो प्लांट है वो कहाँ से स्प्राउट हो रहा है, आई से। ठीक है, देखिए आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ से, ये देखिए दिखाई दे रहे हैं, यही जो है प्लांट्स में से क्या है, स्प्राउटिंग हो रही है। और यहाँ इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आई के अंदर से जो है ये पोटैटो के जो बाल जो निकले हैं इन्हें हम स्प्राउट्स कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, लाइकवाइज यू कैन ऑल्सो ग्रो जिंजर और टर्मरिक। इसी तरीके से आप जो है अदरक और जो हल्दी होता है उसे भी हम ग्रो कर सकते हैं, जैसे हमने आलू को ग्रो किया। आगे देखिए, ब्रायोफाइलम स्प्राउट लीफ प्लांट हैज बड्स इन द मार्जिन्स ऑफ द लीफ। तो आपको पता होना चाहिए ब्रायोफाइलम क्या होता है, स्प्राउट लीफ प्लांट, है ना, पत्ती वाला प्लांट होता है जिसमें से स्प्राउट्स निकल रखे होते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रायोफाइलम। हैज बड्स इन द मार्जिन्स ऑफ द लीफ। उसमें भी क्या होते हैं, बड्स होते हैं, लेकिन वो बड्स कहाँ पर होता है, जो पत्ती की जो किनारी होती है ना, यानी मार्जिन होती है, वहां पर हमें बड्स देखने को मिलते हैं। किसमें, ब्रायोफाइलम में। इफ द लीफ ऑफ दिस प्लांट, अगर जो है इस प्लांट की जो पत्ती है वो फॉल्स ऑन अ मॉइस्ट, अगर वो गिर जाए किसी भी नमी वाली मिट्टी में, यानी ऐसी मिट्टी में जो मिट्टी गीली है, उसमें थोड़ा पानी है, अगर वहां पर इस प्लांट की पत्ती अगर गिर जाती है तो क्या होता है, ईच बड कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट। हर एक बड से एक नया प्लांट बन जाता है। ओके, आपको समझ में आ गया।
क्या कहा मैंने, जो ब्रायोफाइलम होता है उसमें क्या होता है, जो लीफ होती है ब्रायोफाइलम की, उसकी लीफ के जो मार्जिन होती है, किनारी होती है, वहां पर उसकी बड्स होती है। अगर कोई भी पत्ती इस प्लांट की गीली मिट्टी में गिर जाती है तो हर बड से एक नया प्लांट हमें देखने को मिलेगा कि नया प्लांट वहां से ग्रो करेगा। ठीक है, आप देखें यहाँ पे एक फिगर भी हमें गिवन है, जिंजर विद न्यू प्लांट स्प्राउटिंग फ्रॉम इट। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है जिंजर से कैसे जो है स्प्राउटिंग हो रही है और फिर इससे क्या होगा, नया प्लांट ग्रो करा जाएगा। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट। तो देखिए क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ों से भी हम नए प्लांट्स को बना सकते हैं, नए प्लांट्स को बनता हुआ देख सकते हैं। स्वीट पोटैटो एंड दहलिया आर एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं स्वीट पोटैटो और दहलिया। ये ऐसे प्लांट होते हैं जो किससे बनते हैं, जड़ों से बनते हैं, यानी जड़ से जो है नया प्लांट बनता है। उसका एक एग्जाम्पल हमें दिया है स्वीट पोटैटो और डहलिया। आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स सच एज कैक्टाई प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स व्हेन देयर पार्ट्स गेट डिटैच्ड। तो कहता है कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे कैक्टाई, कैक्टाई माने कैक्टस, कैक्टस का प्लूरल हमारे लिखा है कैक्टाई। कैक्टस ऐसे जो प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, नए प्लांट जो बनते हैं, कब बनते हैं, जब उनके पार्ट जो होते हैं अलग हो जाते हैं फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी। ठीक है, कैक्टाई का जो प्लांट है वो भी नया प्लांट जब बनता है जब उसका जो कुछ हिस्सा जो होता है उसकी मेन प्लांट बॉडी से अलग हो जाता है। तो हर एक जो डिटैच्ड पार्ट होता है यानी हर एक अलग हुआ पार्ट जो होता है उससे नया प्लांट बनता है। अब देखिए ऊपर एक 8.4 फिगर हमें गिवन है, लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम विद बड्स इन द मार्जिन। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये जो ब्रायोफाइलम की ये लीफ दे रखी है और देखिए इसकी जो किनारी है ना, यहाँ पर ही हमें देखने को मिल रही है बड्स। ठीक है, अब इन बड से देखिए क्या हो रहा है, नया प्लांट जो है ग्रो किया जा रहा है। ठीक है, ये नए प्लांट की ग्रोइंग हो रही है। ये जो लीफ है उसकी ब्रांच है और कौन सा प्लांट है ये, ब्रायोफाइलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ये है बूझू। बूझू क्या कहता है, बूझू वांट्स टू नो इफ देयर इज एनी एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब बूझू जानना चाहता है क्या वेजिटेटिव प्रोपगेशन का कोई फायदा भी है। अगर हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन से हम देख रहे हैं नए नए प्लांट्स बनते हैं तो इसका क्या कोई यूज भी है, इसका कोई हमें फायदा भी मिल रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक्स लेस टाइम टू ग्रो। तो देखिए इसका फायदा हमें पता चल गया नेक्स्ट लाइन में ही। जो प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो करते हैं यानी रूट से, स्टेम से, लीव्स से और बड से जो नए प्लांट बनते हैं उनको ग्रो करने में कम समय लगता है। दे टेक्स लेस टाइम टू ग्रो and bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds। किनके मुकाबले में, उन प्लांट्स के मुकाबले में जो ग्रो करते हैं किससे, बीज से, यानी बीज से नया प्लांट बनने में समय ज़्यादा लगता है और जो प्लांट वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो करते हैं उनको बनने में कम समय लगता है। तो मिल गया ना हमें इसका फायदा। हम इससे क्या कर सकते हैं, जल्दी जो है नए प्लांट की ग्रोथ हमें देखने को मिल जाती है। आगे देखिए, द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट एज दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिंगल पेरेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जो नए प्लांट बनते हैं ना वेजिटेटिव प्रोपगेशन से वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट प्लांट की, यानी जिस प्लांट से वो बने हैं नए प्लांट, वो नए प्लांट जो है वो बिल्कुल सेम दिखाई देते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट प्लांट के, क्योंकि वो एक ही पेरेंट से बने हैं। तभी तो इस रिप्रोडक्शन के मोड को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, वहां पर ओनली एक ही पेरेंट से नए प्लांट जो है बनते हैं। ओके, आगे देखिए, लेटर इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द पेरेंट। आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्लांट्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ग्रो करते हैं उनके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं, यानी विशेषताएं होती है दोनों पेरेंट्स की। ठीक है, जो दोनों पेरेंट होते हैं, मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट, दोनों की विशेषताएं होती हैं किसमें, जो न्यू प्लांट बनता है उसमें। ये सब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में आगे के चैप्टर में।
प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्लांट्स जो है रिप्रोड्यूस करते हैं तो वहां पर जो है किस चीज का जन्म होता है? बीज का जन्म होता है। ठीक है, लिखा है ना, प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स। प्लांट्स जो होते हैं वो बीज बनाते हैं, किसकी वजह से? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। चलिए अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा टाइप पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप हमने पढ़ लिया है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब दूसरा टाइप क्या है? बडिंग। ठीक है, बडिंग के बारे में जानते हैं। बडिंग क्या होता है? यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द टाइनी ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो आपने पहले भी पढ़ा है छोटे छोटे जंतुओं के बारे में, जैसे कि ईस्ट। ईस्ट जो होता है वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो इतना छोटा होता है जो हमें अपनी नेक्ड आईज से दिखाई नहीं देता है, हमें उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। दीज ग्रो एंड मल्टीप्लाई एवरी फ्यू आवर्स इफ सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स आर मेड अवेलेबल टू देम। तो देखिए क्या लिखा है, ये जो ईस्ट होते हैं ना, इनके अंदर एक क्षमता होती है मल्टीप्लाई करने की, यानी कि ये डिवाइड होते रहते हैं, अपने नंबर को मल्टीप्लाई करते रहते हैं। जैसे एक ईस्ट होगा तो उससे बहुत सारे ईस्ट जो है वो बन जाएंगे, अगर उसको प्रॉपर पोषक तत्व मिलते रहेंगे तो। एक सफिशिएंट टाइम में जो ईस्ट, अगर एक ईस्ट होगा तो उससे क्या होंगे, बहुत सारे ईस्ट जो है वो बन जाते हैं, इसको प्रॉपर कंडीशन अगर मिल जाती है तो। रिमेंबर, याद रखिए कि ईस्ट जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। ये जो ईस्ट है ये एक ही सेल से बनता है। ओके, जैसे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है। बट ये जो ईस्ट होते हैं ना, इनमें सिर्फ एक ही सेल होता है, इसीलिए इनको बोलते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, या आप इसको कह सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेट अस सी हाउ दे रिप्रोड्यूस। चलिए अब जानते हैं कि भाई ये तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो चलो पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्टिविटी दी है हमें 8.3 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। टेक अ पीस ऑफ ईस्ट केक और ईस्ट पाउडर फ्रॉम अ बेकरी और अ केमिस्ट शॉप। अब आपने क्या करना है, या तो आप कोई ईस्ट का केक ले लीजिए, ऐसा केक जो ईस्ट, जिसके अंदर ईस्ट डाला है, या आप ईस्ट पाउडर ले आइए बेकरी से या केमिस्ट की शॉप से। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, टेक अ पिंच ऑफ ईस्ट एंड प्लेस इट इन अ कंटेनर विद सम वाटर। अब आपने ईस्ट के एक छोटी सी चुटकी में, जैसे आप ले सकते हैं उसको पिंच में, एंड उसको आप एक कंटेनर में डाल सकते हैं, और उस कंटेनर में थोड़ा पानी होना चाहिए। ओके, आपने एक बर्तन लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी लेना है, उसमें आपने एक चुटकी ईस्ट को डाल देना है। एड स्पूनफुल ऑफ शुगर, फिर आपने एक चम्मच चीनी लेनी है और वो भी उसमें ऐड कर देनी है। एंड शेक टू डिजॉल्व इट, उसके बाद आपने उसको हिलाना है, ठीक है, ताकि वो पूरा उसके अंदर घुल जाए। कीप इट इन द वार्म पार्ट ऑफ द रूम। अब आपका जो कमरा है उसमें जो गर्म हिस्सा है, आपने क्या करना है, उस कंटेनर को ले जाके वहां पे रख देना है, यानी आपको गर्म कंडीशन में उसे रखना है। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद आप देखिए, put a drop of this liquid on a glass slide and observe under a microscope। 1 घंटे के बाद आपने जो वो लिक्विड लिया था उसमें से एक बूंद लेनी है और उसको एक ग्लास की स्लाइड पे रखना है और माइक्रोस्कोप के नीचे आपने उसको देखना है। What do you observe? आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? You may see the formation of new yeast cell। तो देखिए 1 घंटे के अंदर ही आप क्या देखेंगे, वहां पर बहुत सारे ईस्ट सेल्स जो है वो बन चुके होंगे। ठीक है, क्यों बने? क्योंकि जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि ईस्ट जो होता है वो क्या करता है, मल्टीप्लाई करने की कैपेबिलिटी रखता है, यानी एक ईस्ट से बहुत सारे ईस्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस एक्टिविटी से हमें इस चीज को प्रूव कर लिया और समझ लिया। आगे देखिए, यहाँ पे हमें डायग्राम दिखा रखा है, रिप्रोडक्शन इन ईस्ट बाय बडिंग। तो ये जो ईस्ट है वो कौन से, किस मेथड के द्वारा जो है, बडिंग के द्वारा जो है ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन जो है करते हैं। देखो सबसे पहले हमें दिखाया गया है एक ईस्ट बना हुआ है, ठीक है, ईस्ट का एक सेल है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए आप यहाँ पे डेवलपिंग बड है, ये बड जो है वो क्या कर रही है, धीरे धीरे ग्रो कर रही है। आगे देखिए नई बड जो है बन चुकी है,
देखो पहले सिंगल जो है यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, एक सेल है, उसके बाद ये देखिए धीरे धीरे ये लेंथेंस हो गया, लंबा हो गया, उसके बाद ये देखिए ये अलग हो गया है और ये जो है न्यू बड बन के तैयार हो गया है। और ये देखिए धीरे धीरे करके चेन ऑफ बर्ड्स यानी बहुत सारे ईस्ट जो है वो बन करके तैयार हो गए हैं, लिखा भी है चेन ऑफ बर्ड्स। ओके, तो हमें पता चला ईस्ट जो है वो कौन से मेथड से रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअल मोड को यूज करते हैं, और टाइप कौन सा होता है, बडिंग। आगे देखिए, द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल इज कॉल्ड बड। तो जो एक छोटा सा बल्ब की तरह एक बाहर जो हमें पार्ट दिखाई दे रहा है ईस्ट सेल में से निकलता हुआ, उसे हम क्या कहते हैं, बड कहते हैं। ये जो बड होता है वो क्या करता है, ग्रेजुअली ग्रोज, धीरे धीरे बड़ा होता रहता है, एंड गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्म न्यू ईस्ट सेल। और फिर क्या होगा, धीरे धीरे जब ये बड़ा होगा तो ये अपने पेरेंट सेल से अलग हो जाएगा और एक नया ईस्ट सेल जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। द न्यू ईस्ट सेल ग्रोज, फिर क्या होगा, ये नया ईस्ट सेल भी ग्रो करेगा और फिर धीरे धीरे मैच्योर हो जाएगा, और इससे भी क्या होंगे, और बहुत सारे जो हैं नए नए ईस्ट सेल प्रोड्यूस हो जाएंगे। समटाइम्स, कई बार क्या होता है, अनदर बर्ड अराइजेज फ्रॉम द बर्ड फॉर्मिंग अ चेन ऑफ बर्ड्स। तो कई बार हमें देखने को मिलता है कि जो दूसरा जो बर्ड होता है वो जो है बर्ड से बनता हुआ एक चेन बना लेता है बर्ड्स की। अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा तो क्या होता है, बहुत सारे ईस्ट सेल जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं एक थोड़े से समय में भी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि ईस्ट के अंदर कैपेबिलिटी होती है मल्टीप्लाई करने की, यानी एक ईस्ट जो होता है ऑर्गेनिज्म अपने बहुत सारे तरह के अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को बना लेता है बाय बडिंग के द्वारा। चलिए अब हम पढ़ते हैं तीसरे टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, जो है हमारा फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, आई होप दोनों मेथड आपको समझ में आ गया होगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी और बडिंग भी। तीसरा टाइप है हमारा फ्रेगमेंटेशन। चलिए पढ़ते हैं फ्रेगमेंटेशन हम किसे कहते हैं। यू माइट हैव सीन स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पोन्ड्स और इन अदर स्टेगनेंट वाटर बॉडीज। तो देखिए आपने देखा होगा कई बार तालाबों में या फिर कोई भी ऐसी वाटर बॉडी, झील होती हैं या फिर कोई भी तालाब होता है या नाले वगैरह होते हैं, उनमें भी आपने देखा होगा जहाँ पे पानी ठहरी हुई पोजीशन में होता है यानी मूवमेंट नहीं होती रहती है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा ऊपर की तरफ जो होते हैं ग्रीन कलर के बड़े बड़े पैचेस दिखाई देते हैं आपको। ठीक है, अब ये पैचेस होते क्या हैं, दीज आर द एल्गी। इन्हीं पैचेस को हम क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं। व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, एल्गी ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली बाय फ्रेगमेंटेशन। जब पानी और पोषक तत्व इन एल्गी को मिल जाते हैं तो ये एल्गी क्या करती हैं, ग्रो कर जाती हैं, मतलब कि अपने साइज में बड़े हो जाते हैं और मल्टीप्लाई कर जाते हैं, अपने ही तरह के और ऑर्गेनिज्म को बना लेते हैं। कौन सी विधि से, फ्रेगमेंटेशन से। ठीक है, ईस्ट जो है मल्टीप्लाई किया था कौन सी विधि से, बडिंग से। तो आपको याद रखना है एल्गी जो है वो कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को बना रहे हैं, कौन से मेथड से, फ्रेगमेंटेशन से। ठीक है, एन एल्गा ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। जो एक एल्गा होता है वो क्या होता है, टूट जाता है और उससे है 2 या 2 से ज़्यादा उसके फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। इसीलिए इसके प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशंस कहते हैं, क्योंकि वो टूट करके एक एल्गा 2 या 2 से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स बनाता है। These fragments और pieces grow into new individual। अब इन्हीं फ्रेगमेंट से जो, या फिर हम कह सकते हैं इन्हीं टुकड़ों से जो है नए नए इंडिविजुअल्स का निर्माण होता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड दे कवर अ लार्ज एरिया इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब ये प्रोसेस जो होता है, ये विधि जो होता है, ये काम होता है इनका लगातार चलता रहता है, और ऐसे ही हम देखते हैं कि थोड़े समय में जो है पूरा जो तालाब है उसका सारा ऊपर का एरिया जो है इन एल्गी के द्वारा कवर कर लिया गया होता है। ठीक है, आगे देखिए नीचे डायग्राम में हमें दिखाया गया है। देखिए सबसे पहले है हमारे दिखाया गया है फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगारा। स्पाइरोगारा हम एल्गी को ही कहते हैं। तो ऊपर देखिए एक एल्गी है यहाँ पर, और जब इसने जो है फ्रेगमेंटेशन किया तो इससे 2 फ्रेगमेंट्स बन के तैयार हो गए। ठीक है, इसी तरीके से क्या होते हैं, फिर इनसे भी जो है आगे 2 या 2 से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स निकल जाते हैं। ऐसे कर करके ये पूरे तालाब को बहुत ही कम समय में सारे तालाब का एरिया को ऊपर से कवर कर लेते हैं। तो आई होप आपको फ्रेगमेंटेशन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। ये है चौथा टाइप। ठीक है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का चौथा टाइप हम पढ़ रहे हैं, जो है स्पोर फॉर्मेशन। इन चैप्टर 1 यू लर्न दैट द फंगाई ऑन अ ब्रेड पीस ग्रो फ्रॉम स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर।
चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि जो फंगाई जो है, फुई जिसको हम कहते हैं, ब्रेड के टुकड़े पर जो फुई लग जाती है वो कहाँ से ग्रो करती है? स्पोर्स से ग्रो करती है। और ये स्पोर्स कहाँ पर मौजूद होते हैं? हवा में मौजूद होते हैं। ठीक है, हवा में स्पोर्स मौजूद होते हैं और उनकी वजह से ही क्या होता है? फंगाई लग जाती है। किसके ऊपर? ब्रेड के टुकड़े के ऊपर। रिपीट एक्टिविटी 1.2, ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन लाइक मैश ऑन द ब्रेड। तो आप देखेंगे कॉटन की तरह जो है ना फफूंदी जो लग जाती है ब्रेड के ऊपर, वो कैसी होती है? फ्लफी सी होती है। ठीक है, व्हेन स्पोर्स आर रिलीज्ड दे केप्ट फ्लोटिंग इन द एयर। तो कहता है जब ये स्पोर्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं हवा में, तो ये क्या करते हैं? लगातार हवा में मूवमेंट करते रहते हैं। क्योंकि ये बहुत ही लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, तो ये दूर दूर तक जो है डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, यानी दूर दूर तक चले जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब पढ़ते हैं ये स्पोर्स क्या होते हैं। स्पोर्स आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। तो स्पोर्स भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होते हैं। ईच स्पोर इज कवर्ड बाय हार्ड प्रोटेक्टिव कोट। हर एक स्पोर के जो है बाहर जो होता है एक बहुत ही मजबूती वाला एक प्रोटेक्टिव कोट होता है टू विथस्टैंड अंडर अनफेवरेबल कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। और इस हार्ड प्रोटेक्टिव कोट की वजह से ही जो है ये स्पोर जो होते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में, यानी कि जो इनके विपरीत कंडीशंस होती है, जैसे हाई टेम्परेचर की कंडीशन हो तो भी ये सर्वाइव करते हैं, और अगर लो ह्यूमिडिटी हो तो भी ये विथस्टैंड मतलब कि खड़े रह जाते हैं, टिके रह जाते हैं। सो दे कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम। तो इसी वजह से ये लंबे समय तक जो है जिंदा रह जाते हैं। तो अब आपको समझ आया व्हाट आर स्पोर्स। दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ, स्पोर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है। हर एक स्पोर के बाहर एक प्रोटेक्टिव कोट होता है जिसकी वजह से ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी जिंदा रह जाते हैं, यानी अगर आप इसको ज़्यादा टेम्परेचर में, ज़्यादा गर्मी के टाइम पर रखेंगे तो भी ये जिंदा रह जाते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशंस स्पोर जर्मिनेट। अब जब इसको स्पोर को अच्छी तरीके से सुख सुविधाएं मिलेंगी, फेवरेबल कंडीशन मिलेगी जो इसे चाहिए, तो क्या होता है? ये स्पोर जो होता है वो जर्मिनेट कर जाता है और बाद में इससे ही नया इंडिविजुअल का जन्म हो जाता है। प्लांट्स सच एज मॉस एंड फर्न्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि कौन कौन से ऐसे प्लांट्स होते हैं जो स्पोर्स का इस्तेमाल करके जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो एग्जाम्पल है मॉस और फर्न्स। ठीक है, मॉस और फर्न्स जो होते हैं स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा ही रिप्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के टाइप्स को पढ़ लिया है। सबसे पहला हमारा था वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दूसरा था बडिंग, और तीसरा था फ्रेगमेंटेशन, और चौथा है स्पोर फॉर्मेशन। आई होप अब आपको चारों के चारों टाइप्स इसके क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की तरफ, जो कि है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। You have learned earlier the structure of flower। तो आपने फ्लावर का जो है स्ट्रक्चर पहले पढ़ा होगा। You know that flowers are the reproductive part of the plant। तो जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तभी हमने पढ़ा था कि प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो कौन सा होता है? फ्लावर होता है। अब देखिए जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें भी दो हिस्से होते हैं, एक मेल पार्ट और एक फीमेल पार्ट। तो आपको पता होना चाहिए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं स्टैमेन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं पिस्टल। तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेम द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, दैट इज स्टैमेन, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है हमारा पिस्टिल। एक्टिविटी 8.4, टेक अ मस्टर्ड, चाइना रोज, पेटूनिया फ्लावर एंड सेपरेट इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब कहता है आप मस्टर्ड का फ्लावर ले लीजिए, या चाइना रोज ले लीजिए, या पेटूनिया का फ्लावर ले लीजिए और उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट को अलग अलग करके देखिए। स्टडी द वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्टेमन एंड पिस्टल। अब आप पढ़ेंगे अलग अलग पार्ट्स किसके? स्टेमन के और पिस्टल के। ठीक है, स्टेमन जो होता है वो मेल पार्ट होता है और पिस्टल जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है। Flowers which contain either only pistil or only stamen are called unisexual flower। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, what are unisexual flower। यूनि का मतलब होता है वन, यानी सिंगल। तो जिस फ्लावर के अंदर या तो सिर्फ पिस्टिल है या सिर्फ स्टेमन है, यानी या सिर्फ उसमें मेल पार्ट प्रेजेंट है या फिर खाली उसमें फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, इस तरह के जो फ्लावर होते हैं उसे हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, flowers which contain both stamen and pistil are called bisexual flower।
ऐसा फ्लावर जिसके अंदर दोनों पार्ट प्रेजेंट है, यानी मेल पार्ट दैट इज स्टेमन और फीमेल पार्ट पिस्टिल, दोनों प्रेजेंट है, तो इस तरह के फ्लावर्स को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स हमें पता होने चाहिए कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल हैं कोन, पपाया, कुकुम्बर। ठीक है, कोन, पपाया एंड कुकुम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, whereas मस्टर्ड, रोज एंड पेटूनिया हैव बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो आपको पता होना चाहिए बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी इसके अंदर दोनों पार्ट प्रेजेंट है, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी। इसके एग्जाम्पल हैं मस्टर्ड, रोज और पेटूनिया। Both male and female unisexual flowers may be present in the same plant or in different plant. अब देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है बोथ, दोनों मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं सेम प्लांट में भी और अलग अलग प्लांट में भी। ठीक है, कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर एंड फिलामेंट ऑफ द स्टेमन। अब हमसे पूछा गया है कि क्या आप पहचान सकते हैं एंथर और फिलामेंट को स्टेमन की। ठीक है, स्टेमन के पार्ट है एंथर और फिलामेंट, तो आपसे पूछा गया है क्या आपको पहचान है फिलामेंट और एंथर की। फिगर 8.9a, एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूसेस मेल गैमेट। तो आपको पता होना चाहिए जो एंथर होता है ना उसके अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं और जो प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट्स। अब गैमेट्स क्या होता है, तो गैमेट्स होता है सेक्स सेल्स। ठीक है, मेल गैमेट्स तो मतलब कि मेल सेक्स सेल्स प्रोड्यूस कौन करता है, एंथर करता है, और एंथर के अंदर क्या मौजूद होते हैं, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। अब पिस्टल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, एंथर के हमने पढ़ लिया, एंथर के पार्ट क्या क्या है, अब हम पिस्टल के पार्ट पढ़ेंगे। पिस्टल के अंदर होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब ये ओवरी क्या होता है, ओवरी कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर एक या एक से ज्यादा ओव्यूल हो सकते हैं। द फीमेल गैमेट और द एग इज फॉर्म्ड इन द ओव्यूल। तो आपको पता होना चाहिए जो ओवरी होती है उसके अंदर क्या होता है, एक या एक से ज्यादा ओव्यूल होता है। फीमेल गैमेट और एग कहाँ पे बनता है, इस ओव्यूल में ही बनता है। ठीक है, ओव्यूल कहाँ है, ओवरी में, और ओव्यूल के अंदर क्या बनता है, फीमेल गैमेट या हम कह सकते हैं एग। फीमेल गैमेट यानी फीमेल सेक्स सेल्स। ठीक है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, जो मेल गैमेट होता है और जो फीमेल गैमेट होता है उनमें फ्यूजन का प्रोसेस टेक प्लेस होता है और उस फ्यूजन की वजह से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो अब आपको समझ में आ गया, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म व्हाट, दैट इज जाइगोट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए डायग्राम हम देखते हैं। सबसे पहले हम स्टेमन का डायग्राम देख रहे हैं। तो देखो स्टेमन के जो सबसे अपर पार्ट है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, एंथर कहते हैं, और जो ये लंबी सी जो डंडी होती है इसको हम कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। स्टेमन क्या होता है, मेल पार्ट होता है। अब पढ़ते हैं हम फीमेल पार्ट की तरफ। तो देखिए पिस्टिल, ये है पिस्टिल का डायग्राम। तो ये देखिए ये डाइसेक्शन करके दिखा रखा है, खोल करके दिखा रखा है, और ये सिंपली बाहर से दिखा रखा है। तो देखो ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, और जो ये लंबी स्टाक होती है यानी जो डंडी है इसको बोलते हैं स्टाइल, और ये जो बीच का जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर क्या दिखा रखा है, ओव्यूल। तो देखिए यहाँ पर ये जो गोल गोल बने हैं ये क्या है, हमारे ओव्यूल है। ये है हमारा पिस्टिल का डायग्राम। पिस्टिल क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है pollination. So what is pollination? Generally pollen grains have a tough protective coat which prevents them from drying up. तो देखिए अभी जस्ट हमने पढ़ा था पोलन ग्रेन्स कहाँ पर होते हैं, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट। ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो मेल गैमेट को बनाने का काम करते हैं। अब ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, इनमें क्या होता है, एक इनके बाहर एक बहुत प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है और वो बहुत टफ होती है यानी हार्ड होती है, जिसकी वजह से वो पोलन ग्रेन्स सूखने से बच जाते हैं। मतलब कि वो कैसे होते हैं, गीले होते हैं। सिंस पोलन ग्रेन्स आर लाइट, अब ये पोलन ग्रेन्स बहुत हल्के होते हैं, तो दे कैन बी कैरिड बाय विंड और वाटर। इसी वजह से, हल्के होने की वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाए जा सकते हैं या चले जाते हैं हवा की वजह से भी और पानी की वजह से भी। ठीक है, आगे देखिए।
इंसेक्ट्स विजिट फ्लावर्स। तो आपको पता है जो इंसेक्ट्स जो होते हैं वो फ्लावर पे जाते रहते हैं, बैठते रहते हैं, जैसे बटरफ्लाई है, ग्रास होपर है, तो वो फ्लावर्स पर विजिट करते हैं एंड कैरी अवे पॉलन ऑन देयर बॉडीज। अब जैसे ही इंसेक्ट इनके ऊपर बैठते हैं फ्लावर के ऊपर, तो उनकी बॉडी को चिपक करके पॉलन्स भी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाते हैं। सम ऑफ द पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ सेम काइंड। अब देखिए आगे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा है, क्या कहता है, सम ऑफ द पॉलन, कुछ पॉलन जो होते हैं वो कहाँ पर मौजूद होते हैं, स्टिग्मा ऑफ फ्लावर के ऊपर लैंड करते हैं, यानी कि चले जाते हैं सेम काइंड के फ्लावर पे। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो अब हमें यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बता रखी है जिसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर होना, यानी कि मूवमेंट होना, किसकी, पोलेंस की, कहाँ से कहाँ तक, एंथर से स्टिग्मा तक। ठीक है, अब आपको पता है फ्लावर के अंदर जो होते हैं दोनों पार्ट है, एंथर भी और स्टिग्मा। ठीक है, अगर जो पोलेंस जो होते हैं एंथर से स्टिग्मा तक जाते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसफर होने को पॉलिनेशन। अब आगे देखिए, हम पढ़ते हैं पॉलिनेशन भी दो तरह का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, पहले पढ़ते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं। इफ द पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। तो देखो सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं, अगर पॉलेंस जो होते हैं वो स्टिग्मा पर जाते हैं सेम फ्लावर पे। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, अगर पॉलन पहुंचते हैं स्टिग्मा तक सेम फ्लावर पे या फिर किसी दूसरे फ्लावर पर, लेकिन प्लांट सेम ही होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द पॉलन ऑफ अ फ्लावर लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड, इट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन हमें समझ में आया, सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं, अगर पॉलन जो है वो पहुंचते हैं स्टिग्मा तक। ठीक है, स्टिग्मा जो है वो किसका पार्ट है, ओवरी का। ठीक है, फीमेल पार्ट है। ठीक है, फीमेल पार्ट तक अगर पॉलन पहुंच रहे हैं सेम फ्लावर पर, ठीक है, या फिर दूसरे फ्लावर पर, लेकिन प्लांट सेम ही होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। बट अगर पॉलन जो होते हैं फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं अलग प्लांट पे, बट प्लांट जो है वो उसी तरह का होना चाहिए, सेम काइंड का होना चाहिए, लेकिन डिफरेंट प्लांट होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, आगे देखिए फिगर 8.10 ए एंड बी, तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पर दिखा रखा है। ठीक है, तो देखो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, ए पार्ट में सेल्फ पॉलिनेशन दिखा रखा है, ठीक है, और बी पार्ट में हमारा दिखा रखा है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन में हमें दिखाई दे रहा है जो पॉलन्स है वो एक से दूसरे में जा रहे हैं। ठीक है, और सेल्फ पॉलिनेशन में क्या है, एक जगह से ही दूसरे जगह पर जो है पॉलन्स की मूवमेंट हो रही है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में सेम लिया गया है प्लांट, इसमें क्या है, दूसरे जो है फ्लावर तक ये चीज पॉलन्स जो होते हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं, तो वहां पे होता है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। आई होप अब आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फर्टिलाइजेशन। अब हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। द सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड जाइगोट। तो हमने अभी जस्ट पढ़ा था जाइगोट क्या होता है, जाइगोट बनता है फ्यूजन से, और फ्यूजन किसका होता है, मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का। मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूजन करते हैं तो उससे एक नया सेल बनता है जिसको हम कहते हैं जाइगोट। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म अ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो जो ये प्रोसेस होता है ना जिसमें मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं क्या बनाने के लिए, जाइगोट को बनाने के लिए, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब जाइगोट बन गया फ्यूजन से, फिर ये जाइगोट किस में कन्वर्ट होगा, द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। जब ये जाइगोट धीरे धीरे करके बड़ा होगा तो बाद में इससे क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। तो देखो आपको यहाँ पे फिगर में अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखिए सबसे पहले हमें दिखा है ये फर्टिलाइजेशन जो है उसका डायग्राम है, जाइगोट की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो जर्मिनेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पहुँच रहे हैं पॉलन ट्यूब के द्वारा।
ठीक है, और यहाँ पर है हमारा ओवम, फिर क्या हो गया, फ्यूजन होगा। नेक्स्ट में आपको दिखा रहा है, देखो फ्यूजन होने के बाद जो है यहाँ पर जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट ने फ्यूज किया है, उसके बाद जाइगोट जो है बन गया है। बाद में क्या होगा, यही जाइगोट बन करके क्या बनेगा, हमारा एम्ब्रियो बनेगा। ओके, आई होप अब आपको फर्टिलाइजेशन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं फ्रूट्स और सीड्स के बारे में, कि फ्रूट्स और सीड कैसे बनते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन का काम हो गया, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट ने फ्यूज किया, फ्यूज करने के बाद बना जाइगोट, जाइगोट से धीरे धीरे क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या काम होता है, जो ओवरी होता है वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, ओवरी से क्या बन जाएगा, फ्रूट, एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ। ठीक है, और बाकी जो पार्ट होंगे फ्लावर के वो क्या होंगे, फॉल ऑफ, गिर जाएंगे। द फ्रूट इज द राइपेंड ओवरी। अब आपको पता होना चाहिए, जो फ्रूट हम खाते हैं वो एक्चुअली क्या होता है, वो राइपेंड ओवरी होती है। ठीक है, प्लांट का कौन सा पार्ट होता है, ओवरी पार्ट होता है और पका हुआ पार्ट होता है। तो फ्रूट का ही दूसरा नाम होता है राइपेंड ओवरी। द सीड्स डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल्स। अब आपको पता होना चाहिए सीड किससे बनते हैं, ओव्यूल्स से बनते हैं। ठीक है, फ्रूट जो है वो किससे बना है, ओवरी से बना है, पकी हुई ओवरी को ही हम फ्रूट कहते हैं, और सीड जो है वो किससे बनते हैं, ओव्यूल से बनते हैं। द सीड्स कंटेन एन एम्ब्रियो। सीड के अंदर क्या होता है, एक एम्ब्रियो होता है, एनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट। अब ये एम्ब्रियो जो होता है ना, इसके बाहर एक बहुत ही प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है जिसको हम कहते हैं बीज की कोटिंग। ठीक है, सीड की कोटिंग। ओके, तो एम्ब्रियो जो होता है अंदर पूरा प्रोटेक्टिव होता है बाहर कवरिंग की वजह से। सम फ्रूट्स आर फ्लैशी एंड जूसी सच एज मैंगो एंड ऑरेंज। कुछ फ्रूट्स कैसे होते हैं, फ्लैशी होते हैं एंड और जूसी होते हैं, जैसे कि मैंगो और ऑरेंज। जबकि कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, लाइक आलमंड्स एंड वॉलनट्स। ठीक है, कुछ फ्रूट हार्ड होते हैं जैसे कि बादाम होता है और हमारा अखरोट होता है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है सीड डिस्पर्जल। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए सीड डिस्पर्जल क्या होता है। डिस्पर्जल का मतलब ही होता है सीड का एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना, यानी कि मूवमेंट करना। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, इन नेचर, प्रकृति में, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस। तो हमें पता है, हमें देखने को मिलते हैं एक ही जैसे प्लांट्स जो होते हैं अलग अलग जगह पे देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, दिस हैपन्स बिकॉज सीड्स आर डिस्पर्स्ड टू डिफरेंट प्लेसेस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बीज जो है एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं या पहुंच जाते हैं किसी माध्यम के द्वारा। तो इसी वजह से हमें एक ही तरह के पेड़ जो है अलग अलग जगह पर देखने को मिल जाते हैं। समटाइम्स आफ्टर अ वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट और अ फील्ड और अ पार्क यू मे हैव फाउंड सीड्स और फ्रूट स्टिकिंग टू योर क्लोथ्स। कई बार क्या होता है, आप कभी घूमने जाते हैं, किसी जंगल से आप गुजर रहे हैं या आप किसी खेत में गए हैं या पार्क में गए हैं, तो आपने देखा होगा कि जो सीड्स या फ्रूट्स है ना आपके कपड़ों पे चिपक जाते हैं। ठीक है, स्टिक हो जाते हैं। डिड यू ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ दीज सीड्स वर क्लिंगिंग टू योर क्लोथ्स। तो क्या आपने कभी सोचा है, आपने ऑब्जर्व किया है कि ये बीज हमारे कपड़ों तक कैसे चिपक गए, कैसे क्लिंग हो गए हैं। What do you think will happen if all the seeds of the plants were to fall at the same place and grow there? अब आप ये नहीं सोचेंगे कि क्या होगा अगर प्लांट्स के सारे सीड्स एक ही जगह पर गिर जाएंगे और एक ही जगह पे ग्रो करेंगे, तो क्या होगा। There would be severe competition for sunlight, water, minerals and space. तो देखिए आपको पता होना चाहिए, अगर सारे बीज हम एक ही जगह पे ग्रो कर देंगे या वो अपने आप से गिर करके ग्रो कर जाएंगे तो उनका प्रॉपर जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा, उनमें आपस में कंपटीशन रहेगा सनलाइट को पाने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करने के लिए, वाटर को, स्पेस के लिए, उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, द सीड्स वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट। तो उन बीजों से एक स्वस्थ जो प्लांट है उनका निर्माण नहीं हो पाएगा। प्लांट्स बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्जल। तो आपको पता होना चाहिए जो सीड डिस्पर्जल होता है इससे प्लांट्स को बहुत फायदा मिलता है। इफ इट प्रिवेंट्स कंपटीशन बिटवीन द प्लांट एंड इट्स ओन सीडलिंग्स फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स।
सीड डिस्पर्सल की वजह से इनमें आपस में कंपटीशन नहीं होता है प्लांट में, और उसके जो बीज होते हैं उनमें सनलाइट के लिए, वाटर के लिए और मिनरल्स के लिए अगर सीड डिस्पर्सल होता है तभी प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाते हैं और प्रॉपर तरीके से पोषक तत्वों को प्राप्त कर पाते हैं। इट ऑल्सो एनेबल्स द प्लांट्स टू इन्वेड न्यू हैबिटेट्स फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसकी वजह से जो है ना प्लांट्स जो होते हैं उनको नए नए हैबिटेट यानी नई नई जगह, नए नए कंडीशंस को फेस करने का मौका मिल पाता है। ठीक है, तभी हमें जो है अलग अलग जगह पे सेम तरह के प्लांट्स देखने को मिलते हैं। सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरिड अवे बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स। अब आपको पता होना चाहिए जो ये बीज होते हैं या फ्रूट्स होते हैं प्लांट्स के, वो किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचते हैं। तो 3 तरीकों से पहुंचते हैं। पहला है विंड, दूसरा है वाटर और तीसरा है एनिमल्स। ठीक है, सीड्स और फ्रूट्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने वाले कौन कौन होते हैं? विंड, वाटर और एनिमल्स। Winged seeds such as those of drumstick and maple, figure 8.13a and b, लाइट। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसे बीज जिनमें क्या है, विंग्स हैं। ओके, इनके एग्जाम्पल भी हमें दिए हैं, जैसे ड्रम स्टिक होता है और मैपल होता है, इनके कैसे बीज होते हैं, विंग्स वाले होते हैं। तो 8.13 का ए और बी फिगर हमें यहाँ पे गिवन है, तो आप देख पा रहे हैं ये है ड्रम स्टिक। ठीक है, ए पार्ट जो है वो है हमारा ड्रम स्टिक और बी पार्ट है हमारा मैपल। इनमें कैसे बीज होते हैं, विंग्ड स्टिक, यानी देखिए पंख वाले जो है बीज होते हैं इनके। दिखाई दे रहा है ना आपको, देखो कैसे इसके पंख बने हुए हैं। ठीक है, और ये हैं इनके सीड्स। ठीक है, कौन कौन से हैं ये, ड्रम स्टिक और मैपल। Light seeds of grasses or hairy seeds of ack, madar and hairy fruit of sunflower 8.14ab get blown off with the wind to far off places। ठीक है, तो हल्के जो बीज होते हैं घास के या हेयरी सीड जैसे बाल वाले जो बीज होते हैं आक के या हेयरी फ्रूट होते हैं सनफ्लावर के, वो दूर दूर तक पहुंच जाते हैं हवा की वजह से, क्योंकि ये कैसे होते हैं, हल्के होते हैं। हवा जो है इनको उड़ा करके एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा देती है, फिर वहां पे क्या होता है, ये जर्मिनेट कर जाते हैं और फिर इनसे जो है नया प्लांट ग्रो कर देता है। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर। ठीक है, हमने पढ़ लिया जो है किस तरीके से विंड के द्वारा कौन कौन से जो है बीज एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि कुछ बीज जो है वाटर के द्वारा भी कैरी किए जाते हैं। दीज फ्रूट्स और सीड्स यूजुअली डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ स्पंजी और फाइब्रस आउटर कोट इन एज इन कोकोनट। तो देखो ये जो फ्रूट्स होते हैं या जो बीज होते हैं इनके अंदर है ना एक क्षमता होती है तैरने की क्षमता, यानी फ्लोट कर पाते हैं ये। ठीक है, किसके रूप में, स्पंजी या फाइब्रस आउटर कोट की वजह से। ठीक है, तो इनका जो बाहरी जो कोट होता है ना वो कैसा होता है, फाइब्रस होता है या स्पंजी होता है, फ्लफी टाइप का होता है, जैसे कि कोकोनट। तो कुछ जो बीज होते हैं वो डिस्पर्स किए जाते हैं एनिमल्स के द्वारा भी। तो हमें पता चला वाटर से कौन से बीज एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, एग्जाम्पल है कोकोनट। नेक्स्ट है कुछ बीज जो होते हैं वो एनिमल्स के द्वारा भी कैरी किए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, एस्पेशली स्पाइनी सीड्स विद हुक्स। ऐसे बीज जिनमें क्या होते हैं, स्पाइंस होते हैं, यानी कांटे वाले बीज होते हैं, जो क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं, किसकी बॉडी के जाके चिपक जाते हैं, एनिमल्स की बॉडी पे। यानी कोई भी इंसेक्ट अगर फ्लावर के ऊपर जाता है या प्लांट पे जाता है तो वहां पर क्या होता है, वो बीज जो होते हैं उनके अंदर जो होते हैं कांटे होते हैं, तो वो बीज जाके उन एनिमल की बॉडी पे चिपक जाते हैं और फिर वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच पाते हैं एंड आर कैरीड टू डिस्टेंट प्लेसेस। अब देखो एग्जाम्पल लिखे हैं उन बीजों के जो एनिमल्स के द्वारा कैरी किए जाते हैं। एग्जाम्पल है ज़ैंथियम एंड यूरेना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड व्हेन द फ्रूट्स बर्स्ट विद अ सडन जर्क्स। अब आपको पता होना चाहिए कि कुछ बीज ऐसे भी होते हैं जो बाहर निकलते हैं जब फ्रूट जो होता है वो फट जाता है, यानी कि बर्स्ट हो जाता है, लंबे जब काफ़ी समय हो जाता है तो फ्रूट पकने के बाद क्या होता है, अपने आप फूट जाता है। तो उससे भी क्या होता है, बीज एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच पाता है। द सीड्स आर स्कैटर्ड फॉर फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि जो बीज हैं वो दूर दूर तक स्कैटर हो जाते हैं, फैल जाते हैं, यानी चले जाते हैं अपने पेरेंट प्लांट से। किस किस माध्यम से, विंड के माध्यम से, वाटर के माध्यम से और इन एनिमल्स के माध्यम से। ठीक है, इसी को हम कहते हैं सीड डिस्पर्सल। अब देखो आगे क्या लिखा है, दिस हैपन्स इन द केस ऑफ कैस्टर एंड बाल्सम। ये एग्जाम्पल लिखा है उन बीजों का जो फ्रूट के बर्स्ट होने से न्यू प्लांट जो होते हैं वो बनते हैं, दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है कैस्टर एंड बाल्सम।
तो आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से लर्न करना पड़ेगा कि जो विंग्ड सीड्स कौन कौन से होते हैं, जो जिनके जो पंख लगे होते हैं, एग्जाम्पल है ड्रम स्टिक एंड मैपल। और हल्के जो बीज होते हैं वो किसके होते हैं, घास के होते हैं, ग्रासेस के। और हेयरी सीड्स होते हैं आक के, मदार के। और हेयरी फ्रूट किसके होता है, सनफ्लावर का। ये सब जो है हवा से कैरी होकर के दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं। और वाटर से सीड कौन से डिस्पोज होते हैं, एग्जाम्पल है कोकोनट। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा है कि जो एनिमल्स हैं उनसे जो कौन से बीज एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, ज़ैंथियम और यूरेना। नेक्स्ट है जो फ्रूट होता है, जब वो फूट जाता है तो उससे जो बीज एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचते हैं, यानी अपने पेरेंट प्लांट से दूर होकर चले जाते हैं। एग्जाम्पल है कैस्टर एंड बाल्सम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको चैप्टर समझ में आया होगा। दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपको समझ में आए होंगे, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप आप सबको अच्छे तरीके से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।